गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है सभी को? ओके। लास्ट डे जो टेस्ट हुआ था हम लोगों का, किस दिन हुआ था? संडे को हुआ था ना। तो कैसा रहा टेस्ट सभी के लिए? सही था क्वेश्चंस? सर डाउट है काफी उसमें। डाउट है? डाउट्स हैं। क्या डाउट है बताइए? कौन से क्वेश्चन में डाउट सर है? 2 नंबर वाला। सर हाँ सर एक बोलिए। बार फर्स्ट क्वेश्चन भी बता दीजिए। सर फर्स्ट अच्छा, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। फर्स्ट एक्सप्लेन कर दें। ओके। क्वेश्चन पेपर सभी को विजिबल है? हेलो। यस सर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट में आपको पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला है कि पंजा इन मोस्ट लाइकेंस आर बेसिडियोमाइसिट्स। ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर होते हैं लाइकेन के मेंबर, या फिर आपके एस्कोमाइसिट्स होते हैं? सर एस्कोमाइसिटिस होता है सर सर। एस्को होता है। और कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग बॉडीज आर नेवर सीन इन जाइगोमाइसिट्स, ये तो सही था। यस सर। आंसर क्या दिया हुआ है 1 का? सी दिया हुआ है सर। सी दिया हुआ है। वन का सी। चलो देख लेता हूँ। मेंबर्स ऑफ लाइकेंस में ना, और कौन सी क्वेश्चन में डाउट है? सर सेकंड क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। सेकंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। यस सर। हमारे टेस्ट में यहाँ पे जिम्नोस्पर्म नहीं लिखा हुआ था, प्लांट लिखा हुआ था। नहीं, अच्छा। करेक्ट ही लिखा हुआ था, आगे जिम्नोस्पर्म नहीं लिखा हुआ था। ओके। इस वाले क्वेश्चन पेपर में क्लियर है सभी को? Which of the following यस सर। statements are correct for gymnosperm? Okay. और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18 सर। क्वेश्चन नंबर 18। ये जो बाद में क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे डाला गया था, वो क्वेश्चन पेपर देख लिया था आपने बाद में, अगर कोई एरर था पहले तो? सर फोर्थ क्वेश्चन भी बता दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ऑर्चिड्स आर मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ये तो सही है स्टेटमेंट। ऑर्चिड्स हैव ओनली ऑर्नामेंटल वैल्यू।
नहीं, ऑर्नामेंटल के साथ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है उनकी, ठीक है। ऑल ऑर्चिड्स आर ऑटोट्रॉप्स, सम ऑर्चिड्स आर इपिफाइट्स। ओके, तो आपके कुछ ऑर्चिड जो होते हैं वो इपिफाइट मेंबर भी होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ आपको इनमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाएगा इनमें, ठीक है। नन क्लोरोफिलस लीव्स वगैरह प्रेजेंट होती है उनमें, ठीक है, जिसके कारण उनमें आपका ऑटोट्रॉफी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाता पी एंड एस। एग्जाम्पल्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स में आपको कुछ भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। या तो फिर जब मोनोकोटिलिडनी में हम लोग ऑर्चिडेसी पढ़ेंगे तब वहां पे बता दिया जाएगा, पार्ट 2 एंजियोस्पर्म में। ओके, ओके सर। और कौन से क्वेश्चन बोला? 18, 6। अच्छा, इसमें ये दो क्लासिफिकेशन अभी नहीं बताया गया ना, क्रोंकिस्ट एंड हचिंसन। नो सर। सबसे पहले तो आपका लिनियस आया था, ठीक है। तो सबसे पहला क्यू वाला ऑप्शन कौन सा है? दो ऑप्शन है, क्यू एंड पी। अब डाउट है आपका आर होगा या एस होगा पहले। ओके, तो इनमें से सबसे पहले हचिंसन आए थे शायद, तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए था, क्योंकि हचिंसन का क्लासिफिकेशन, अच्छा हचिंसन क्लासिफिकेशन अभी पढ़ाया नहीं गया, अभी सिर्फ दो ही एक लीनियस का बताया गया, एक वेंथम मुकर बताया गया है ना। यस सर। ओके, अच्छा चलिए देखते हैं एंजियोस्पर्म सेकंड वाला पार्ट सर भी। 8। एक मिनट, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। 6 का आपका बी होना चाहिए था। क्या दिया हुआ है आंसर? क्या दिया हुआ है? डी। डी दिया डी हुआ दिया था। हुआ है, डी दिया हुआ है, क्रोंकिस्ट पहले है। चलिए ये क्लासिफिकेशन में डिस्कस करूंगा जब सेकंड आपका जो एंजियोस्पर्म पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कौन से ईयर में आपका आया है, ठीक है। आपके सिलेबस में क्रोंकिस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सर 8। 8, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लिया इन सेम माइसिलियम। अच्छा, आपका डाइकैरियोटिक भी दिया हुआ है, हेट्रोजाइगस भी दिया हुआ है। आंसर क्या दिया हुआ है? हेट्रोजाइगस। यस हेलो, सर। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लिया, यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिया लिया है या फिर क्या लिया है आपके इस क्वेश्चन में? हमने सर पढ़ा था कि जब हेट्रोथेलिज्म नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हेट्रोथेलिज्म। हेट्रोथेलिज्म। यस सर। हेट्रोथेलिज्म तो आपके पूरे थैलस से हम लोग कहेंगे ना। जब हेट्रोथेलिज्म कहा जाता है आपका, जब दो डिफरेंट स्ट्रेन्स आपके आके फ्यूज करेंगे, उस फेनोमेनन को हेट्रोथेलिज्म हम लोग बोलेंगे। ओके, यहाँ पे कंडीशन पूछा जा रहा है जब आपका सेम माइसिलियम में आपका दो डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे डाउट आपको डाइकैरियोटिक एंड हेट्रोजाइगस पे आना चाहिए था। ओके, तो डाइकैरियोटिक हम लोग कब बोलेंगे? जब आपका अगर फिलामेंट है आपके, ठीक है, ये दोनों फ्यूज कर गए और यहाँ पे क्या हो गया? दो डिफरेंट, या तो फिर यहाँ पे आपका जब दोनों सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस आके आपका क्या हो गया? एक ही फिलामेंट में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक बोलेंगे। ओके, और हेट्रोजाइगस कब बोलते हैं? जब
two different type of nucleus comes and they remain in the same mycelium. ओके, ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया, लेकिन यहाँ पे डाइकैरियोटिक भी हो सकता था। ओके, ये क्वेश्चन एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन इस पे है। ओके, ये मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, डाइकैरियोटिक और हेट्रोजाइगस, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में आपके डिफरेंट न्यूक्लियस भी होने पे आपका डाइकैरियोटिक होता है, लेकिन हेट्रोजाइगस दिया है इसमें। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, नोट डाउन कर ले रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर है 8 ना? 8 ओके, एक और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर सर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, ओके। और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर 18 thick walled spore like structure formed in mycelium of mucor are called as। म्यूकर की केस में म्यूकर कौन से क्लास का मेंबर है आपका? जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइसिट्स। इसमें तो आप क्लेमाइडोस्पोर होना चाहिए। आंसर क्या दिया हुआ है? ए दिया है सर। हिप्नोस्पोर्स हमने एल्गी में पढ़ा था शायद। सर डी ही होना चाहिए ना? सही तो नोट्स हाँ, में भी लिखा क्लेमाइडोस। है आपने। आंसर आपका क्या दिया हुआ है? हिप्नोस्पोर्स। यस सर, नोट्स में डी लिखा है आपने क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स तो होता ही है। क्लेमाइडोस्पोर्स मैंने लिखवाया होगा आपको, थिक वॉल्ड पेरिनेटिंग स्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स मैंने शायद आपको एल्गी के केस में बताया होगा। यस सर। ओके, ये ऑप्शन आपका मिक्स हो गया है। ये हिप्नोस्पोर्स नहीं होगा, क्लेमाइडोस्पोर्स ही होगा। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 का डी होना चाहिए। डी। सर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ना? एक्चुअली नए क्वेश्चन बनाने में थोड़े से यही प्रॉब्लम है कि आंसर का थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा है। ओके, हाँ, क्या इसमें क्या है? डाउन इम्यूनिटी इज काउज्ड बाय, क्या दिक्कत है इसमें? किससे होता है डाउन इम्यूनिटी? पर्नोस्पोरा। क्या दिया हुआ है आंसर? सही दिया यही दिया हुआ है। यही दिया हुआ है। यस सर। सर 19 और देख लेना सर। हाँ, क्या होगा? हेलो, 19वां सर और देख लेना। समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? सर 19वां क्वेश्चन और देख लेना सर। 19वां क्वेश्चन, ब्लैक मोल्ड इज कॉमन नेम फॉर राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। सर इसका एस्परजिलस भी होता है ब्लैक मोल्ड सर। ब्लैक मोल्ड एस्परजिलस। यस सर। एस्परजिलस आपका लेबोरेटरी वीट था, ठीक है। सर सिंह पांडे जन में इसे ब्लैक मोल्ड भी बोला है सर। ब्लैक मोल्ड भी बोला है, यस सर। लेकिन ब्लैक ब्रेड नहीं लगा है ना सर वो? हाँ, क्या ब्रेड नहीं लगा हुआ सर है? ब्रेड नहीं लगा हुआ है ना वहाँ पर?
अच्छा, अच्छा चलिए मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बुक में। ब्लैक मोल्ड और ब्लैक ब्रेड मोल्ड दोनों में डिफरेंस अगर होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। दो टर्म है आपका, एक ब्लैक मोल्ड और एक ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, एक ब्लैक फंजाई भी है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं देख के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये राइजोपस ही होगा। इस केस में आप राइजोपस हो सकता है या फिर एस्परजिलस होगा, ये मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, ब्लैक फंजाई किसके कारण होगा बताया मैंने? हेलो, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 22nd। 25। 22nd, 25, 22nd। क्या डाउट है इसमें? तो ये तो मेंबर्स से पूछा गया है क्वेश्चन। सर इसमें एस्कोमाइसिट्स के एस्कोमाइसिटीज की। यस सर। सर ये एस्कोमाइसिट्स आंसर में गलत दे रखा है शायद इसमें। यस सर। एस्कोमाइसिटीज जिट्रोमाइसिट्स के का दो मेंबर मेंबर्स आपका, ऊपर रखे हैं। इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 22। और कौन सा क्वेश्चन? 25। 25। 24 भी। Plants like Hazel marmelos, Simum sanctum, Ficus religiosa are group of plant designated as। ये आपके मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज भी हैं, सेक्रेड प्लांट स्पीसीज भी हैं। ठीक है, ऑप्शन तो दोनों होने चाहिए थे। ठीक है, ये आपका बेल है, ये आपका तुलसी है, और ये आपका क्या है? फाइकस रिलिजियोसा, पीपल। पीपल। पीपल का पेड़ है। ओके, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दोनों होने चाहिए थे। ये आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है मेडिसिनल। आंसर क्या दिया हुआ है इसमें? बी। 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 बी दिया हुआ है आंसर। यस सर। कितना नंबर क्वेश्चन था? देखिए, ये तो आपका एजिल 45। मार्मेलोस, ये आपका लेक्सेटिव है। ठीक है, ऑस्मम सैंक्टम आपका एजिक कप, मेडिसिनल यूज क्या था इसका? यूज्ड एज कप सिरप वगैरह में यूज होता है। और फाइकस रिलीजियोसा, अच्छा इसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं है। ओके, दैट्स वाई शायद इसका सेक्रेट प्लांट्स आपका दिया हुआ है ऑप्शन। ओके, नीम का भी तो होता है सर मेडिसिनल यूज। किसका? नीम का भी तो होता है मेडिसिनल यूज। नीम का? यस सर। तो नीम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे नीम का यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है। यहाँ पे कहाँ है? जेडिरेक्टा इंडिका तो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन कोई भी प्लांट का नेम यहाँ पे।
सर ये ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? सेक्रेड प्लांट्स ऑफ स्पीसीज मतलब कि वैसे प्लांट स्पीसीज जिनका आपका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, ओके। अच्छा। तो इनका एजिल मार्मेलोस जो है ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इसका पूजा किया जाता है, ठीक है। बेल के पत्तों का यूज किया जाता है आपका। ऑसिमम सैंक्टम का भी आपका हिंदू माइथोलॉजी में यूज है, ठीक है। फाइकस रिलीजियोसा का भी इम्पोर्टेंस है उसमें, ठीक है। सर इसका भी यूज है अस्थमा और डायबिटीज में। डायबिटीज में? यस सर। फाइकस रिलीजियोसा आपका किसका मेंबर है? प्लांट फैमिली कौन सी बिलोंग करती है फाइकस रिलीजियोसा? फाइकस फाइकस अच्छा चलिए मैं देख के बताऊंगा, अगर इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सेक्रेड स्पीसीज, शायद ये वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा। जिनको क्लियर नहीं है, ये आपका वर्ड जो है ये आपका बताता है रिलीजियस इंपॉर्टेंस, या तो फिर जिसको हम लोग इसका हिंदी में वर्ड इसका मीनिंग होता है पवित्र, ठीक है। तो ये आपका तो हाँ ये हो गया। मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज आपका है कि नहीं ये फाइकस रिलीजियोसा, ये दोनों है आपके, ठीक है। ये मैं देख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 24, ओके। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 25। 25 Ascospores are exogenous in origin and Basidiospores are endogenous in origin। देखिए एस्कोमाइसिट्स में आपका कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। हेलो? यस सर। ओके। सर पर इन्होंने तो है एस को स्पोर बोला हुआ है, तो वो तो एंडोजीनस नहीं होते हैं। एस्कोस्पोर्स इंडोजीनियस, एस्कोस्पोर्स इंडोजीनियस आपके नेचर मैंने क्लास में एस्कोस्पोर्स इंडोजीनियस करवाया था आपके। सर एंडोजीनियस लिखवाया है। एंडोजीनियस लिखवाया है। यस सर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सोजीनियस। सर और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस होंगे, यहाँ पे एंडोजीनस लिखा हुआ है। यानी कि ये दोनों एसेशन रीजन दोनों फॉल्स हैं। यस सर, बट ऑप्शन में ई दे रखा है आंसर। एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बेसिडियोस्पोर्स ओके मैं देख के बता इसको नोट डाउन कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं इसका डाल दूंगा आपको एक पीडीएफ बना के, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 बेसिडियोस्पोर्स शायद इंडोजीनियस करवाया है, एस्कोस्पोर्स एक्सोजीनियस। अच्छा चलिए देखते हैं, ठीक है। नोट्स पे क्या लिखवाया है एस्कोस्पोर्स में? सर एंडोजीनियस लिखवाया और बेसिडियोस्पोर में एक्सोजीनियस लिखवाया है।
ओके चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी तुरंत से याद तो है नहीं। ठीक है, ओके, इसका मैं एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा आपको। ठीक है, पीडीएफ में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एक काम कीजिएगा आप लोग, अगर जो भी नेक्स्ट टेस्ट से होता है आपका, जिसमें जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, आप टेस्ट के बाद आप उन क्वेश्चंस के जो नंबर है वो ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आंसर की जो आपको डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, आंसर की के साथ जो क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहा है, तो उसमें आपको साथ में ही एक्सप्लेनेशन डाल दिया करेंगे। ओके, तो आपको साथ में ही आपके उसी दिन आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ओके सर। पॉसिबल है ये? अगला कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 26। 26 क्या है? एस्कोमाइसीड्स कंटेन कोनिडिया एज ए मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है ये तो। दे आर इंडोजीनियस। सर 26। अच्छा 26। 27 था। ओके ओके ओके। माइक्रोबायोम इन लाइकेन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय एस्कोमाइसीड्स। लाइकेन में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें बेसिडियोमाइसीड्स था या एस्कोमाइसीड्स था? बेसिडियो था सर। और यहाँ पे एस्कोमाइसीड्स दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइकोबायोंट इन लाइकेन इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होगा इसका आंसर? क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? सर डी दिया हुआ। बी। माइक्रोबायोंट तो आपका मोस्टली माइक्रोबायोंट आपका मोस्टली एस्कोमाइसीड्स होते हैं। ठीक है, और फाइकोबायोंट जो है आपके मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। नोट्स में भी मैंने शायद यही लिखवाया होगा। बट सर आपने ये बोला था कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड क्लोरोफाइसी के मेंबर भी होते हैं, बट मोस्टली ब्लू ग्रीन होते हैं। ओके, ऑप्शन इसमें बी दिया हुआ है। सर डी दिया हुआ है। डी डी बोथ एसेंशियल एंड रीजन। क्या आंसर टाइप है ये भी? ये दोनों होंगे। ठीक है, आंसर इसका बी होना चाहिए। बोथ एसेंशियल एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, बट सर जो फर्स्ट वाला इसमें असर्शन दे रखा है इसमें, तो फिर इसमें एस्कोमाइसीड से ही रिप्रेजेंट करेंगे अगर माइक्रोबायोंट को, तो फिर बेसिडियो तो आएगा ही नहीं। हाँ, बेसिडियोमाइसीड्स आपका मोस्टली आपका एस्कोमाइसीड्स होते हैं, लेकिन बेसिडियोमाइसीड्स मेंबर शायद कुछ एक में आपको मिलेगा शायद। बट सर इस असर्शन में ओनली लिखा हुआ है ना। ओनली लिखा हुआ है। अच्छा, वनली लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, वनली बाय एस्कोमाइसीड्स। कुछ मेंबर्स में आपके बेसिडियोमाइसीड्स भी होते हैं। ओके, और अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेड बाय बोथ ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइकोबायोंट में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी तो मोस्टली होता है। ग्रीन एल्गी के मेंबर्स होंगे। देखिए, इसमें तो बेसिडियोमाइसीड्स के कुछ मेंबर आते हैं, ये तो याद है। लेकिन आपके बेसिडियोमाइसीड्स इसका मैं एक्सप्लेनेशन देख के आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीडीएफ में ही डाल दूंगा। सर 27। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 26। 27। एस्कोमाइसीड्स कंटेन कोनिडिया एज ए मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है। दे आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड।
इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सर सी ही दिया हुआ है, ये तो सही था। ये तो सही है। वो ऊपर वाले क्वेश्चन में सर अलग दिया था तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। ओके, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? बाकी सारे सही थे? बाकी किसी क्वेश्चन में यस डाउट? सर। नो सर। कौन सा? नहीं, डाउट नहीं है। नहीं सर, नहीं है, डाउट नहीं है। ओके ओके ओके। चलिए ठीक है, मैं जो क्वेश्चन है आपके उनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर मैंने बनाने के लिए किसी को दिया हुआ था, ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पेपर बनाया और नए क्वेश्चन डाले हूँ अब। चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन आपको डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा काम अकेले पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दिया गया था किसी और को, लेकिन चलिए ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देखा जाए, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम लास्ट क्लास से या तो फिर उससे पहले टेस्ट हो गया? कार्डियो वाला चेक किया आपने? कौन सा? सर माइक्रोबायोलॉजी का जो टेस्ट था जिसमें एसिड फॉस्फेटिंग के में एक एग्जांपल था नोकार्डिया। कौन सा एग्जाम्पल था? सर नोकार्डिया दिया नोकार्डिया, था ना एक। अच्छा नोकार्डिया वाला ना, चेक तो नहीं किया है, चलिए आज चेक करके अभी डाल देंगे, ठीक है, शाम तक अभी डाल देंगे क्लास के बाद। एक नोकार्डिया था, एक आपका स्यूडोमोनास था ना? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, मैं देख के डाल दूंगा आज। सर ट्रांसडक्शन भी बताना था। ट्रांसडक्शन, हाँ ट्रांसडक्शन, और एक आपका बताना था स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और एक एंटीबायोटिक्स वाला, ठीक है। ये एक आधे घंटे की क्लास हम लोग अलग से ले लेंगे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, जिसमें जो जो पोर्शंस आपके छूट गए हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, रिवीजन कैसा चल रहा है सभी का? हेलो, रिवीजन कैसा चल रहा है प्रीवियस टॉपिक्स? ठीक चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। आज हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेनली जो पोर्शन आपका क्वेश्चन आता है वो आपके क्वेश्चन रहते हैं आपके सेंट्रल डॉगमा के अराउंड। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? हेलो, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डॉगमा होता है सर। सर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या बोला, फिर से बोलिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
देखिए इस चैप्टर में क्या है कि जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे यूज मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में जो हमने पढ़ा था डीएनए, आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, उनसे रिलेटेड पोर्शन मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कई सारे टॉपिक ऐसे लगेंगे कि आपने पहले उनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि पहले पढ़ा हुआ है तो इसको थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, ओके। प्रॉब्लम उसी टाइम उसी प्लेस पे आती है। आपको क्या करना है कि जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि डीएनए होगा, डीएनए से क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के बाद क्रोमोसोम पैकेजिंग होगी, तो उस टाइम पे आपको लग सकता है कि ये पोर्शन जो है इजी है, इनसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं से गलत होते हैं मैक्सिमम, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, लाइट नहीं लेना है किसी भी टॉपिक को, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे डीयू के, बीएचयू के, या तो फिर किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनमें आपको चाहे वो सीयूसीटी का पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा खासा पोर्शन लेता है, ठीक है। यहाँ पे कितने लोगों ने एसपीयू का दिया था एग्जाम? सर पीयू का यूनिवर्सिटी? नो सर। नहीं, सर उस समय सावित्री फुले बीएससी यूनिवर्सिटी। थर्ड ईयर सर उस समय बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो फॉर्म डाला था पर एग्जाम नहीं दे पाए थे। अच्छा, और कोई किसी ने दिया था पेपर? ओके, कोई बात नहीं। एक बच्चे ने दिया था हमारी क्लास से, हमारे आप ही के क्लास से, ठीक है, और उसका काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आया है, टॉप 3 के अंदर है वो, ठीक है। तो जितने भी पोर्शंस कराए जा रहे हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, तो आपका भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सक्यूज मी, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जिसको मैंने टू दी पॉइंट नहीं बताया है। सारे जितने भी नोट्स आपको मिले हैं वो सारे टू दी पॉइंट मिले हैं। अगर आप रिवीजन अच्छे से कीजिएगा तो आप पाइएगा एग्जाम में कि सारे क्वेश्चन लगभग आपके उन्हीं पॉइंट्स के राउंड है, ओके। तो अगर रिवीजन पे फोकस रहेगा अच्छे से तो आपका भी मार्क्स सही आएगा, ओके। और पैनिक नहीं हो जाना है कि पेपर आ रहा है सामने, कैसे रिवीजन होगा, क्या पढ़ें और क्या ज़्यादा पढ़ लें, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत जाइए, जो आपका नोट्स है, ठीक है, आप पहले उनको कंप्लीट कीजिए। अगर वो आपका कंप्लीट हो जा रहा है, अच्छे से रिवीजन हो जा रहा है, तभी जाके किसी और रिसोर्स की तरफ आप जाइए, ओके। अगर आप वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे रिसोर्स की तरफ मत जाइए, ओके। और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कीजिए, ठीक है। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका क्या होगा कि जो आपका रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, वो आपका रॉन्ग होता रहेगा। अगर आप अपने थ्योरी पार्ट पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो जो आपका रॉन्ग हो रहा है पहले से, वो आपका रॉन्ग होता रहेगा, उस पर आपको क्या होगा, वो आपका बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले आप अपने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं पहले थ्योरी कराता हूँ, उन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नेक्स्ट डे या तो फिर उसी दिन ले लेता हूँ, ओके। जो टेस्ट आपका हो चुका है उन टेस्ट के क्वेश्चन को भी रिवाइज कीजिए, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, ओके। क्लियर है सभी को? यस सर। तो सेंट्रल डॉगमा यहाँ पे इन्होंने बताया यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मैट्रिक्स। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा होता है जब आपका डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन किसके थ्रू? रेप्लिकेशन, और फिर जाकर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। ये कौन से प्रोसेस से होता है? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ये जो स्टेप है, ये जो 3 स्टेप हैं,
ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं सेंट्रल डॉग्मा। लेकिन क्या हुआ, ये जिस टाइम पे दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया है सेंट्रल डॉग्मा? हेलो, क्रिक किसके द्वारा? क्रिक क्रिक। कौन से ईयर में? कौन से ईयर में दिया गया है, ये पता है? ईयर नहीं पता सर। ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है या फिर सिर्फ क्रिक के द्वारा? सर क्रिक ने दिया था। क्रिक के द्वारा। ईयर मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट ए मिनट रुक जाइए। ईयर आपका था 1945 से पहले ही है। 1945 से पहले आपका सेंट्रल डॉग्मा। ये 1958 में दिया गया है। ओके, तो 1958 में जब आपका सेंट्रल डॉग्मा दिया गया, किसके द्वारा? क्रिक के द्वारा, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो टेमी एंड बाल्टीमोर ने क्या किया, एक एंजाइम खोजा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा था, ये आपका आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा था। किसमें? आपके रेट्रोवायरसेस में। ओके, तो ये क्या हुआ, ये फिर सेंट्रल डॉग्मा में एडिशन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो आने वाला है, जो आपका सेंट्रल डॉग्मा को पूरी तरह से चेंज कर देगा, वो क्या है? वो है आपका प्रोटीन से आरएनए का फॉर्मेशन। ओके, अभी कई सारे वर्क इस पे चल रहे हैं, जिसको हम लोग अभी ये वेरीफाई नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जिसमें कि क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसलेशन हो रहा है। ओके, मैंने बायोकेमिस्ट्री के क्लास में एक बार डिस्कस भी किया होगा इसके बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो प्रोटीन है, ओके, क्योंकि प्रोटीन जो हो रही है ये किससे फॉर्म हो रही है? एंटीकोडॉन से। कोडॉन एंटीकोडॉन्स ये इन्वॉल्व होते हैं, एमआरएनए पे आके एंटीकोडॉन आके बाइंड करता है और क्या होता है आपका, एमिनो एसिड को वो पेयर करता है। यही होती है ट्रांसलेशन। हेलो हेलो, यस आवाज सर। जा रही है मेरी? यस सर। ओके, तो अगर हम लोगों को मान लीजिए, अगर हमारे पास हमने प्रोटीन का एमिनो एसिड सीक्वेंस फाइंड कर लिया है, ओके, एमिनो एसिड सीक्वेंस हमने फाइंड कर लिया है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या एमआरएनए पे क्या कोडॉन हो सकता है। ओके, इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल सर। पॉसिबल। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आपका आ रहा है जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कई सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि आपके एक सिंगल कोडोन से डिसाइड होते हैं, जैसे कि आपके मिथियोनिन, ओके, और ट्रिप्टोफैन। ये अमीनो एसिड जो हैं, इनको कोड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोडोन होता है, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो एक के अलावा कई सारे कोडोन से आपके सिंथेसाइज होते हैं। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि हम लोगों को पता है जो एमिनो एसिड्स हैं टोटल वो कितने हैं आपके 22। ओके 22 एमिनो एसिड है जिसमें कि 20 आपके स्टैंडर्ड है। ओके अब ये 20 मिलकर आपके किन कोडोन से सिंथेसाइज होते हैं? टोटल जो कोडोन है हमारे पास वो कितना है आपका पॉसिबल 64। ओके उसमें से 3 आपके स्टॉप कोडोन हो गए और एक इनिशिएटर कोडोन हो गया। बचे कितने 60 या तो फिर बोल लीजिए ये दोनों मिला के 61 कोडोन्स बचे। ठीक है और ये 61 कोडोन्स जो हैं आपके 20 एमिनो एसिड बना रहे हैं। मतलब कि जो नंबर है आपका कोडोन्स का वो मोर आपका 3 टाइम्स है आपका किससे एमिनो एसिड से। ओके तो इस कारण क्या हो रहा है जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास एक एमिनो एसिड के लिए मान लीजिए अगर ये इनिशिएटर है तो ये हमने डिसाइड कर लिया ये आपका AUG यहाँ पे होगा। ओके लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोलीन है। ओके अब प्रोलीन को सिंथेसाइज करने वाला टोटल जो कोडोन होते हैं वो अराउंड 3 होते हैं। ओके अब यहाँ पे ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे ये तीनों में से कौन सा होगा। ओके तो इसी तरह कई सारे कोडोन यहाँ पे जो होंगे इसी तरह यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इसके लिए क्या होगा इसके लिए एक काफी बड़ा जो है आपका एक डाटा सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हर प्रोबेबिलिटी का आपको एक कोडोन सीक्वेंस रखना पड़ेगा। ओके क्लियर है ये? हेलो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया वो एक बार बता दीजिए। क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? ये सर आपने जो बताया वो नेट एरर हो गया था तो नहीं सुनाई दिया है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसलेशन की बात हो रही है अभी। ठीक है क्योंकि ट्रांसलेशन में आपका प्रोटीन से आपका जो RNA है आपकी mRNA आपकी कन्वर्ट होती है। ट्रांसलेशन में mRNA टू प्रोटीन होता है तो रिवर्स ट्रांसलेशन में प्रोटीन टू RNA की बात हो रही है यहाँ पे। ओके यस सर। तो यहाँ पे ये रिवर्स ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है आपका कि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कोडोन्स के सीक्वेंस के प्रोबेबिलिटी बनते हैं। ठीक है उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 कोडोन्स हो सकते हैं, यहाँ पे 2 कोडोन्स हो सकते हैं, यहाँ पे 1 कोडोन्स हो सकते हैं। तो दिस इज ऑन पेपर। ओके एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मिला नहीं है या तो फिर कुछ ऑर्गेनिज्म मिले भी हैं तो उनमें क्या स्पेसिफिसिटी होती है। ओके अगर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ये अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है। ओके बट हम लोग थियोरेटिकल जो है ये हम लोग जो है रिवर्स ट्रांसलेशन जो है हम लोग दिखा सकते हैं। ओके बट प्रैक्टिकली अभी तक इसका प्रूफ नहीं मिला है लेकिन इस पे काम चल रहा है अभी। ओके तो ये आपका हो गया रिवर्स ट्रांसलेशन का प्रोसेस। इसके अगर मान लीजिए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसलेशन हो गया तो ये आपका क्या हो गया RNA बन गया। अब RNA बन जाएगा तो RNA से हम लोगों को पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू हम लोग DNA बना सकते हैं। ओके तो DNA जब बन जाएगा तो आपका उसका अपना जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक है नाउ इट कैन इनकॉर्पोरेट इनटू योर जेनेटिक मटेरियल। ओके एंड दिस कैन प्रूव वेरी डेडली टू ऑल ह्यूमन काइंड और एनी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वायरस भगवान ना करे आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो कि कोई ऐसा एक प्रोटीन आए ठीक है जो कि इन्फेक्शन हो जैसे कि प्रायोन्स होते हैं। ठीक है वो क्या करे आपका रिवर्स ट्रांसलेशन करे। रिवर्स ट्रांसलेशन करने के बाद RNA बनाए और उसके अंदर क्या हो अगर उसका जेनेटिक मटेरियल अगर किसी रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ आपका फ्यूज हो तो वो क्या करेगा उसके पास आपकी उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होगी
okay, and then it will form its own DNA, okay, and if DNA synthesis is possible, then it can incorporate into your genetic material, okay। और हम लोग को पता है जब जेनेटिक मटेरियल जब आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ आपका जब फ्यूज कर जाए तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं वायरस के केस में? कौन सी लाइफ साइकिल में होती है? लाइपोजम लाइफ प्रोफैग लाइटिक साइकिल लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल लाइसोजेनी लाइसोजेनिक में Yes. इंटरकॉर्पोरेट करता है। yes, it is in the lysogenic cycle, okay, and the genetic material incorporated into the chromosome of the host organism, वैसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज, लाइसोजन क्या बोलते हैं? प्रोफेज। प्रोफेज, ओके। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, वो आपके जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्ट करेगा और उस टाइम पे सोचिए कितना ज्यादा जो आपकी जैसे अभी कोविड का आपका क्या बोला जाता है उसको, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपका पूरा बॉडी के सेल्स आपके जो हैं एज ए स्टोर हाउस आपका एक्ट करेंगे उस वायरस को लेकर, ओके, एंड इट कैन बी वेरी डेडली, ओके। तो ये आपका एक साइंस का बून भी है और आपका एक डिसएडवांटेज भी है, ओके, कि आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसलेशन अगर आता है तो उस पे इस तरह से बायो वेपन भी क्रिएट हो सकते हैं, ओके। तो अगर आपका ये अगर आ जाता है तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक जो स्टेप है ये आपकी रिवर्सिबल हो पाई है, ओके। तो ये जो है यूनिडायरेक्शनलिटी इट विल बी टोटली रॉन्ग, ओके, क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, बाय डायरेक्शनल हो जाएगा। क्लियर हो पाया लिप्स क्या नाम था उनका, किसने बताया था यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल? ओके लिप्सा, क्लियर है आपको ये किस तरह से आपकी बाय डायरेक्शनल हो सकती है? हाँ सर। ओके, तो ये आपका हो गया सेंट्रल डॉगमा, ओके। हम लोगों को जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ना है वो हमको मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि ऑन द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पढ़ना है। किसके बारे में? रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जो बेसिक आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है आपका। और डीएनए जो है इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। तो इससे पहले हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है पहले सेल बायोलॉजी में। क्या पढ़ा है वहां पे हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम के शेप पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ा था क्रोमोसोम का, ठीक है। काइनेटोकोर्स देखे थे हमने, टीलोमेयर्स देखे थे, उसके बाद सेंट्रोमेयर देखा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल में देखेंगे किस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, ओके। हाउ द इंटरेक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू द क्रोमोसोम, ओके। क्लियर है? हेलो, क्लियर है सभी को ये? यस सर। ओके। उससे पहले हम लोग को एक चीज और देखना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, ओके, इट कैन
क्या डीएनए की जगह पे आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है या नहीं हो सकता है? ओके, जो अगर आप देखें, अगर डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल हो अगर मॉलिक्यूलर लेवल में, तो आपको आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो एक आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, okay. ये क्या है आपका? आरएनए। आरएनए का शुगर है राइबो न्यूक्लिक एसिड का। ओके, एंड दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। मेजर डिफरेंस आपका शुगर में ही आता है। ओके, तो क्या ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो डीएनए है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आरएनए? इज इट पॉसिबल? हेलो, देखिए Yes, ये sir. क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ओके, इसमें हम लोग थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो पहले वाले जो पोर्शंस आपको पढ़ाया गया है उनसे रिलेट हो जाए, ठीक है, ताकि जो आगे जाके जो क्लास है उस पर आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ओके, तो ट्राई टू गिव द आंसर्स। ओके, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों का रिवीजन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया पहले के क्लासेस में। ओके, जो बायोकेमिस्ट्री में बताया गया है। ओके, तो जो डीएनए है, सवाल ये है कि जो डीएनए है ये आपका आरएनए से डिराइव होके आया है या फिर डीएनए जो है ये डायरेक्ट डीएनए ही बना है? इज इट पॉसिबल कि आरएनए से आपका डिराइव हुआ है डीएनए? यस सर। यस सर। कैसे हुआ होगा? सेकंड पोजीशन पे ओएच आके लग गया होगा सर। सेकंड पोजीशन पे ओएच आके लग गया होगा। किसमें? डीएनए में? राइबोस में, और यूरासिल के जगह पर थाइमिन आ गया होगा सर। यही दो तो डिफरेंस है सर। राइबोज की जगह यूरेसिल और थाइमिन आ गया होगा, ये कैसा जवाब है? नहीं, बोल रहे सर राइबोस शुगर पे सेकंड पोजीशन पर ओएच का डिफरेंस है सर। डीएनए और आरएनए का बता रहे हैं सर, ठीक है। हाँ और हाँ, वहाँ जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें बोल रहे हैं कि यूरासिल के जगह पर थाइमिन आ गया होगा। उसमें भी तो सिर्फ फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस रहता है ना, यूरासिल और हाँ थाइमिन में। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो डीएनए जो आपकी बनी है वो आपकी आरएनए से बनी है, तो वो कैसे बनी होगी? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा सर क्या? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किस पे? सेकंड पोजीशन पर राइबोस शुगर के। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल सर आर इलेक्ट्रॉन। ग्रुप विच आर rich in electrons, okay, यस सर। and which seek the positive charge groups, okay। तो ये आपका खुद न्यूक्लियोफाइल है OH, ठीक है, और ये आपका H है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। यस सर। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे?
और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई आइडिया किसी के भी दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ये ऑक्सीजन का आ रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो प्रोसेस हुई होगी यहाँ पे हुई होगी रिडक्शन, ओके। और हम लोगों को पता है जो पहले जो आपका इंसिपिएंट आपकी रूडिमेंट्री जो एनवायरनमेंट हुआ करती थी वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट थी, सही बोल रहा हूं? जो आपका पहले जो एनवायरनमेंट हुआ करता था, जो आपकी इनिशियल स्टेज में जब आपका एटमॉस्फेयर था, इनिशियल अर्थ एटमॉस्फेयर, ओके, इट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर, reducing in nature, okay, and that time there were no molecules or any organisms like that, like cyanobacteria, okay, या तो फिर ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। उस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे? नहीं हुए होंगे, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपका डीएनए है, ओके। तो जब डीएनए फॉर्म ही नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो है आपका वहाँ पे पहले क्या है, आपका आरएनए हुआ करता था, ओके। अब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो है ये चेंज लाया इसमें डीएनए में, ओके, एंड नाउ इट एक्टेड एज जेनेटिक मटेरियल, ओके। अब ये जो है ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। क्यों स्टेबल हुआ वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे देखना है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स ये बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके डीएनए कंटेनिंग मटेरियल है आपका, ठीक है, और ये साथ ही साथ ऑक्सीजेनिक है। अब ये चेंज जो लाया यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट हो गया, ओके। तो जब ऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट बाद में हुई होगी तब जाकर फिर क्या हुआ होगा कि जो प्रोसेस जो है वो स्टॉप हुआ होगा, ओके, आरएनए टू डीएनए टू फॉर्मेशन, ओके। इट इज कंप्लीटली हाइपोथेसिस, ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं मिला है, ये आपकी हाइपोथेसिस दी हुई है और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है अभी तक की हिस्ट्री में, ओके। क्या हुआ होगा उसके बाद, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये देखिए कि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, ये एक तरह से आपके एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स। और हम लोगों को पता है कि एंजाइम्स जो हैं इनकी एक्टिविटी के लिए कुछ आपके मेटल आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमने पढ़ा है कोफैक्टर्स में, ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि जो आपकी सरफेस है आपकी, ठीक है, सरफेस पे कई सारे उस टाइम पे मिनरल रिच रहे होंगे, जो कि अभी भी है हमारा अर्थ सरफेस, ओके। तो ये मिनरल्स के कांटेक्ट में आने के बाद आरएनए क्या हुआ, एज ए एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया एंजाइम, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो कोफैक्टर है या तो फिर आपकी मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में, ठीक है। प्रोटीन जो है एक आपका होता है होलो एंजाइम और एक आपका होता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ जब कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं वो जब आपके कोफैक्टर्स के साथ कंबाइन करेंगे तभी जाके वो क्या हो पाते हैं, आपके एक्टिव एंजाइम्स हो पाते हैं। बताया था? हेलो, यस सर। ओके। तो जब ये आपके इन मिनरल या जो मेटल एटम्स हैं उनके कांटेक्ट में आए तो ये एक्टिव एंजाइम्स हो गए, ओके। अब ये एक्टिव एंजाइम्स होने के कारण क्या होगा, इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुई होगी। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण क्या हुआ होगा
ये जो मटेरियल है ये क्या क्या होगा, अपने चारों ओर आपकी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा। किसका? फॉस्फोलिपिड्स का। क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी अच्छा ये स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर का बनाना था। ओके, ये आपका पोलर हेड। तो इस तरह से आपका एक लिपिड मॉलिक्यूल बनी होगी। ओके, ये लिपिड मॉलिक्यूल कहां से आया होगा? ये लिपिड मॉलिक्यूल आया होगा जो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जो कि आपको प्रूफ मिला है मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट किसी को याद है? मैंने बताया है क्लास में। हेलो, यस सर। क्या होता है मिलर एक्सपेरिमेंट में? क्या किया गया था? वो ओपरेन एंड हेल्डन का मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो प्रिमिटिव टाइम पे प्रेजेंस उसको प्रूव किया था ना, उसमें वो एक्सपेरिमेंट में अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर और हाँ, तो कुछ रिएक्शन कराकर वो अमाइनो एसिड बनाए थे ना सर वो। यस, वहां पे इलेक्ट्रोकंडक्टेड करवाया गया, जिसमें उसको कहा गया कि हॉट सूप जो है आपका, जो लिक्विड मीडियम आपका लिया गया था, इट वाज सिमिलर टू द हॉट। उस टाइम के कंडीशन पे जो आपकी ओशियन की कंडीशन जो थी, जस्ट लाइक उसी टाइप का कंडीशन वहां पे क्रिएट किया गया। और जब आपकी इलेक्ट्रिक शॉक उसमें दिया गया, ठीक है, देन इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक लिपिड्स, एमिनो एसिड्स। ओके, तो वो जो आपके वहां पे लिपिड्स लाइक मॉलिक्यूल हो रहे थे, उनको एग्रीगेट करने का टेंडेंसी जो है ये आरएनए मॉलिक्यूल विद द मेटल आयंस के आपके साथ क्या आया, उसमें इंजाइमेटिक एक्टिविटी आई होगी। ओके, देन इट क्रिएट इटसेल्फ इनसाइड दैट सेल, और ये आपका एज ए इंसिपिएंट मॉलिक्यूल बना होगा। ओके, देन इट गोज मॉडिफिकेशन लीड टू इट्स रिडक्शन। ओके, और आपकी आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हुई होगी? डीएनए में। ओके, क्लियर है? सर ये दोबारा बता दीजिए, ये समझ नहीं आया जो आपने एंड में बोला। पूरा फिर से बताना या फिर ये लास्ट वाला? सिर्फ लास्ट वाला सर। अच्छा, लास्ट वाला। देखिए क्या हुआ होगा कि जो आरएनए जो है, हम लोगों को पता है आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम, अभी पता है ये, ठीक है। बट हाउ दैट टाइम इट एक्ट एज लाइक एंजाइम, कैसे किया होगा? हम लोगों को पता है कि जो प्रोटीन जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो उस प्रोटीन में कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं। ओके, और उन एक्टिव साइट्स को एक्टिव करने के लिए कुछ मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, या तो फिर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि हमने पढ़ा था कंजुगेटेड प्रोटीन्स में। याद कीजिए, कंजुगेटेड प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया होगा होलो प्रोटीन, एपो प्रोटीन, कुछ ऐसा बताया था। यस सर। ओके, तो वहां पे जब मैंने बताया कि कुछ जब आपके कंजुगेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेटल आयंस के साथ जब आपके बाइंड करेंगे, तो देन इट विल एक्ट लाइक एज ए एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा कि जो आपकी सरफेस रही होगी, अर्थ क्रस्ट जो रही हुई होगी, ठीक है, उनमें आपके मिनरल रिच रहे होंगे, जो कि अभी भी है आपका अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जब मिनरल रिच रहे होंगे, तो वो मेटल आयंस कुछ होंगे जो आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आए होंगे। ओके, और जब आरएनए मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में वो जब आए, तो क्या हुआ होगा? द आरएनए मॉलिक्यूल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ए एक्टिव एंजाइम। ओके, और एक्टिव एंजाइम एक्ट करने के बाद वो क्या किया? इट स्टार्टेड फॉर्मिंग ए सेल लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह से सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया? जो आपकी लिपिड मॉलिक्यूल्स जो उस टाइम पे प्रेजेंट था मीडियम में, ठीक है, जो कहा जाता है हॉट सूप लाइक मीडियम। ओके, जो मिलर एक्सपेरिमेंट में मिला था, जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो वहां पे उन लिपिड मॉलिक्यूल्स को यूज करके क्या किया गया?
बनाया गया एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या किया गया, खुद को जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है उनको इंक्लोज किया गया। ओके, उन मॉलिक्यूल्स को इंक्लोज करने के बाद अब वहां पे जो आरएनए है उसमें रिड्यूसिंग एक्टिविटी हुई होगी। ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था वो रिड्यूसिंग था। ओके, जब वो रिड्यूस हुआ होगा तब जाकर ये मॉलिक्यूल क्या हुई होगी आपकी डीएनए में कन्वर्ट हुआ। ओके, अब फिर बात हो जा रही है कि जब डीएनए में कन्वर्ट हो गया और बाद में एनवायरनमेंट फिर ऑक्सीजेनिक हो गया, तो फिर आपकी डीएनए जो है वो आरएनए में फिर क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही है? अभी तो कंडीशन वैसा ही है, आपका डीएनए आपके सेल के अंदर है, आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन चारों ओर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? यस सर। Then how the DNA cannot convert into RNA? ये तो रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता था। सर साइटोसोल का एनवायरनमेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है। क्या एनवायरनमेंट होता है? साइटोसोलिक एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है, और न्यूक्लियस में जो एनवायरनमेंट होता है वो सर ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो आरएनए को सर साइटोसोल में इसलिए ट्रांसफर किया जाता है मोस्टली सर, और मोस्टली साइटोसोल में ही पाया जाता है आरएनए सर। साइटोसोल आरएनए में पाया जाता है और जो डीएनए आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए आपके जो है वो साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, बैक्टीरिया में। ओके, यस। तो वहां पे आपका फिर क्यों नहीं आपका कन्वर्ट हो रहा है डीएनए आरएनए में? वहां पे तो ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई आइडिया किसी को क्यों नहीं हो पा रहा है ये फिर से? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ी उसकी, फिर से बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में लिख लीजिए आप, ठीक है? चैट बॉक्स में भेजिए अपना आंसर, क्या बोल रही हैं आप। डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद आरएनए की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लॉस हो जाता है। आरएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्जन होने के बाद जो केमिकल मॉडिफिकेशन होती है आरएनए की डीएनए में कन्वर्ट होता है, तब डीएनए के पास तो कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है ना, ऐसे कन्वर्ट होने के लिए, फिर होने के लिए। डीएनए ज्यादा स्टेबल है और ये नेचर होता है ना कि जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी की तरफ कन्वर्ट होता है, और आरएनए तो लेस स्टेबल है तो वापस नहीं चलता। ओके ओके, देखिए क्या है, जो हाइपोथेसिस जो दी गई है उस पर एक्सप्लेन किया गया है इस प्रोसेस को। जो रीजन दिया गया है ये जो नहीं हो पा रहा है, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द आरएनए एंजाइम। ओके, जो आरएनए मॉलिक्यूल जो उस टाइम पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो दे रहा था उसकी रिवर्स एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ओके, दैट्स व्हाई द डीएनए मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्ट एज रिवर्ट इटसेल्फ इनटू द आरएनए। ओके, अब इससे ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन है जब आप रिसर्च कीजिएगा तो आप दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है उस पर काफी ज्यादा करियर अभी ओपन है, ठीक है? जब आप अपने पीएचडी कीजिए तो इस पर जरूर वर्क कीजिएगा हो सके तो, ठीक है? मैं भी ट्राई करूंगा अपने, अगर मैं पीएचडी करूँ तो उस पर वर्क करने का, ठीक है? क्योंकि इवोल्यूशनरी साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सोचते रहिए और उस पर हाइपोथेसिस देते रहिए और उस पर वर्क करते रहिए। ओके तो ये कुछ इस तरह से हुआ था। ओके, साथ ही साथ एक और इसी हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया गया है जो ये स्ट्रक्चर है, ओके, जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये तो शायद एमएससी में आपको पढ़ना है, ठीक है? मास्टर्स में ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंट दिखेगा, अभी बस इतना ही जानिए ठीक है?
क्या नेट का प्रॉब्लम है क्या, या फिर आवाज मेरी नहीं जा पा रही है? हेलो हेलो, आवाज क्लियर जा रही है सभी को? यस सर। ओके, तो ये इतना अभी देखिए, ठीक है। इससे आगे जो हाइपोथेसिस का जो आपका पार्ट है वो जब आप मास्टर्स में आइए तब उसको पढ़िएगा, ठीक है। काफी अच्छा उसमें वो पॉइंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। अभी के लिए बस इतना जानिए, ठीक है। अब आगे जो हम लोग को देखना है वो हम लोग को क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन देखना है, ठीक है। ये पार्ट इतना ही था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि किस तरह से डीएनए स्ट्रक्चर आपका ऑर्गेनाइज हुआ है या फिर आया है, ठीक है। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं डीएनए टू क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ओके, ये जो प्रोसेस है ये आपका मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्विंग है, ठीक है। मल्टीपल स्टेप्स कैसे इन्वॉल्विंग है आपका, क्या होगा यहाँ पे आपका डीएनए टू क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो होगा ये मल्टीपल स्टेप में आपका होगा। जैसे कि आपका सबसे पहले होगा न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, ओके, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम के बारे में मैंने बताया है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बताया था मैंने जब डीएनए पढ़ा रहा था तब। हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी सभी को? हेलो, यस सर। न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया था मैंने। सर स्ट्रक्चर नहीं बताया। स्ट्रक्चर नहीं बताया था, ये बताया था ये न्यूक्लियोसोम आपका न्यूक्लियोसोम टाइम पे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बताया था ना। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बताया था, अच्छा कोई बात नहीं। जो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, दिस इज सिंपली डीएनए रेप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ओके, रेप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। कई बार डायरेक्ट यही सवाल पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोसोम बनता किस तरह है, ओके। तो याद रखना है जब आपका डीएनए और हिस्टोन, जब आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपके एक साथ आएंगे तो आपकी क्या बनती है, न्यूक्लियोसोम बनती है। इसका और एक नेम है जिससे आपका रिफर किया जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। माले की तरह दिखेगा ये, किस तरह, जिस तरह से माला बुना होता है, बीड्स होते हैं उनको कनेक्ट करता हुआ आपका थ्रेड होता है, जस्ट लाइक दैट बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ओके। अभी एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को भी हम लोग को डिटेल में देखना है, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज मी, ये आपका हो गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के बाद आपका क्या बनेगा, हेलो, न्यूक्लियोसोम के बाद क्या बनता है, क्रोमेटिन, ओके। अगली जो बनेगी आपकी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्या होता है, दिस इज कंडेंसिन एंड कोहेसिन प्रोटीन मेडिएटेड।
कोहेसिन प्रोटीन मेडिएटेड। ओके, कंडेंसिन एंड क्रोमेटिन कोहेसिन प्रोटीन मेडिएटेड। ये क्लियर है सभी को? CONDENSIN एंड COHEESIN। ओके, ये भी कई बार सवालों में पूछा गया है। जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनता है ये कैसे बनता है? दिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंडेंसिन एंड कोहेसिन प्रोटीन्स। ओके, इसके बाद आपका बनेगा प्रोटीन एस्केप होल्ड स्ट्रक्चर। अगला जो बनता है आपका वो बनता है प्रोटीन एस्केप होल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? जो क्रोमेटिन आपका जो है ये क्या करेगा? ये आपका क्या करेगा? इट विल रेस्ट अटैच इटसेल्फ टू ए मैट्रिक्स। ओके, करेगा आपका लाइक दिस वन। ओके, जब ये आपके एक मैट्रिक्स पे, खास करके जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उस पे अगर खुद को ऑर्गेनाइज कर ले तो क्या होगा? आपका प्रोटीन एस्केप होल्ड स्ट्रक्चर आएगा। ओके, और फाइनली जो है प्रोटीन एस्केप होल्ड के बाद आपका बनता है मेटाफेज क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपका जो है वो मेटाफेज क्रोमोसोम बनेगा, जो कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हम लोग देख पाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं? ये जो स्ट्रक्चर आपका है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, क्रोमेटिन, प्रोटीन एस्केप होल्ड, मेटाफेज क्रोमोसोम, ये तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन जो सेल साइकिल के दौरान जो आपका क्रोमोसोम में जो आपका चेंज आता है उसको हम लोग एक बार मॉलिक्यूलर लेवल में देख लेते हैं। ओके ओके, उसके बाद फिर हम लोग ये न्यूक्लियोसोम मॉडल, क्रोमेटिन मॉडल, प्रोटीन एस्केप होल्ड स्ट्रक्चर और मेटाफेज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो आपकी जो सेल साइकिल होती है आपकी, जहां पे क्रोमोसोम का शेप आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू हाईली कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ओके, तो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है G1 फेज। G1 फेज क्या होगा इस टाइम पे? सिंपली आपका क्रोमोसोम किस तरह से होगा? अगर ये आपका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, तो सेंट्रोमेयर से आपका 2 क्रोमेटिड आर्म निकलेंगे। ओके, ओके, तो दिस विल रिप्रेजेंट ए G1 phase chromosome. Okay, this is what? This is centromere. Okay, and this is chromosome. अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? अगला जो स्टेप यहां से स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा S फेज का। ओके,
और एस फेज में हम लोगों को पता है क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेट होती है। ओके, तो डीएनए जब रेप्लिकेट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके जो आर्म्स थे, क्योंकि डीएनए कंटेंट आपका बढ़ जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा आपका, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होंगे इस तरह से या तो फिर मान लीजिए अभी दोनों इनसे स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको होगा। ठीक है, ये आपके ठीक 2 आर्म्स बनने स्टार्ट हुए हैं। ओके, आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है ठीक यहाँ से, ये 2 आर्म्स, डीएनए जो मटेरियल है ये आपका डबल होता हुआ जा रहा है, तो ये 2 आर्म्स बनाता जा रहा है। ओके, लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आपका यहाँ पे आके कोहेसिन बाइंड करता है। ओके, कोहेसिन क्या करेगा, आके बाइंड करेगा इन दिस स्टेप जस्ट आफ्टर G1 फेज। ओके, G1 फेज खत्म होने के साथ ही यहाँ पे कोहेसिन आके बाइंड करेगा, और कोहेसिन क्या करेगा, जो आपका जो पहले क्रोमेटिड था उसके साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। ओके और यही कोहेसिन क्या करती है, आपकी जो 2 आर्म्स यहाँ पे बनेगी, ठीक है, उनको क्या करती है, एक साथ बाइंड करके रखती है। ये अगर कोहेसिन स्ट्रक्चर इस तरह से है, ओके, ये आएगी ये स्ट्रक्चर को बाइंड करेगी, और जो डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है उसको अलग होने से बचाती है। ओके, नहीं तो ये क्या होता है, ये जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, यहाँ से सेपरेट होके इंडिविजुअल अलग डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कोहेसिन क्या करेगी, दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ बाइंड करके रखेगी। ओके, फाइनली क्या होगा, जब ये पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, पूरा डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ दिखेंगे। ओके, इन दोनों को बाइंड करता हुआ यहाँ पे क्या होगा, कोहेसिन होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। ओके, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बाद ये कोहेसिन प्रोटीन आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एस्केप फोल्ड प्रोटीन ऑर्गेनाइज होगी। ओके, अब एस्केप फोल्ड प्रोटीन ऑर्गेनाइज होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है इंड हो गई इस फेज में। ओके, रेप्लिकेशन प्रोसेस इंड हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका G2 फेज स्टार्ट होगा, ओके, G2 फेज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके आपका कंडेंसिन प्रोटीन आके क्या होगा, बाइंड होगा। कौन सी प्रोटीन, कंडेंसिन। और कंडेंसिन प्रोटीन का काम क्या होता है, कंडेंसिन प्रोटीन का काम होता है आपका कंडेंस करना, किसको, आपका डीएनए को। ओके, तो ये जो आपकी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनी थी ये आपको कंडेंस होगी कंडेंसिन प्रोटीन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपका कुछ इस, ये जो आपकी लेंथ है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडेंसिन ये कोहेसिन भी बाइंड है और कंडेंसिन भी बाइंड है। अब क्या होगा और कंडेंस
आपका यहाँ पे आके बाइंड करेगा किस फेज में, ये आपका बाइंड करेगा प्रो फेज में। ओके, कॉम्पेक्शन स्टार्ट होता है आपका प्रो फेज में, ठीक है। ये आपकी प्रो फेज में आके और यहाँ पे आके बाइंड करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट आपका मेटाफेज जब स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगी, पूरी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ओके, ये भी कंडेंसिंग है। ओके, अब पूरी क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होने के बाद यहाँ पे इसी तरह कंडेंसिंग एंड कोहेसिन बाइंड रहेगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी मेटाफेज क्रोमोसोम। ओके, स्ट्रक्चर क्लियर होता जा रहा है, ये किस तरह से आपका चेन बढ़ रहा है आगे। हेलो, यहां से क्लियर होता जा रहा है सभी को कि किस तरह से स्टेज आपका बढ़ता जा रहा है आगे। सर G2 फेज वाला उसमें सिर्फ ये बाइंड हुआ है, सिर्फ ये दिखा रहा है। हाँ, G2 फेज में क्या हो रहा है आपका, सिर्फ कंडेंसिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ओके, ये आके बाइंड करेगा, तो प्रोफेज में हम लोगों को पता है जिस तरह की क्रोमोसोम कंपैक्शन स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में, जैसे ही एम फेज इंटर करता है आपका प्रोफेज स्टार्ट होगा और क्या होगा, कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है वहां पे डीएनए का, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे प्रोफेज में। यस सर। ओके, तो वो किस लिए दिखता है, आपका कंडेंसिंग प्रोटीन आपकी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सिंथेसिस आपकी बाइंड करनी। ओके, और मेटाफेज में जो आके है आपका कंप्लीटली यहाँ पे आपकी कॉम्पैक्टेड क्रोमोसोम आपको दिखेगा, जो मेटाफेज क्रोमोसोम यहाँ पे मैंने आपको बताया। ओके, अब क्या होगा, मेटाफेज के बाद आपको पता है क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं सेपरेट। यस सर। तो सेपरेट होंगे इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों यहाँ पे बाइंडेड फॉर्म में है, ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, तभी तो जाके सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ओके, और इन दोनों को बाइंड करके कौन रखा हुआ है, यहाँ पे कोहेसिन ने रखा हुआ है। ओके, मतलब कि यहाँ पे अब क्या होगा, कोहेसिन जो है वो आपका सेपरेशन होगा। ओके, आपकी ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज है आपकी एनाफेज और टीलोफेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फेज में आपका जो कोहेसिन है इट विल सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द क्रोमोसोम, या तो फिर डिग्रेडेशन होगी उसकी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा जाएगा, क्रोमोसोम विल लुक लाइक दिस, सिर्फ यहाँ पे कोहेसिन तब प्रेजेंट होगा। कोहेसिन आपका यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट क्या रहेगा, कंडेंसिन। लेटर ऑन यहाँ से कंडेंसिन भी आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फिर क्रोमोसोम आपका इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा डीएनए थ्रेड्स में। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल की तरफ ये फिर बढ़ता जाएगा और फाइनली जब आपका फिर से जीवन फेज आ जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से साइकिल चलती है सेल साइकिल के दौरान। क्लियर है सभी को ये? हेलो सर। इज इट क्लियर टू? हाँ बोलिए सर, जो कोहेसिन प्रोटीन है इसका कहीं कहीं पे रिमूवमेंट जो होता है वो हम प्रोफेज के लेट प्रोफेज में भी देखते हैं सर। कोहेसिन प्रोटीन का जो रिमूवल है, यस सर।
लेट प्रोफेज में यस सर। लेट प्रोफेज में आपका कोहेसिन का रिमूवल नहीं हो सकता है। अगर दोनों अगर सेपरेट, अगर कोहेसिन प्रोटीन अगर सेपरेट होगी तो डीएनए जो आपकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जो आपका कंबाइंड स्टेट में रख रहा है वो कोहेसिन प्रोटीन ही रख रही है। कहाँ आपने पढ़ा था कोहेसिन प्रोटीन लेट प्रोफेज में मिलता है आपका ब्रेकडाउन होता हुआ? सर वो बुक में देखना पड़ेगा, हम वो भेज देंगे सर उस पे फोटो उस पे सर। ठीक है, ठीक है, आप भेज दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो कोहेसिन प्रोटीन है इसका मेन फंक्शन आपका यही है कि आपका ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में जो डीएनए आपकी जो रेप्लिकेट हुई, ठीक है, उन दो रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को आपका एक साथ बाइंड करने का जो एक्टिविटी होती है वो कोहेसिन प्रोटीन दिखाती है। ओके ओके सर। इसीलिए यहाँ पे जैसे ही कोहेसिन यहाँ से आपका सेपरेट हुआ तो एनाफेज टीलोफेज में आपकी जो क्रोमोजोम आर्म थे वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, और फिर जब आपका कंडेंसिन प्रोटीन यहाँ से रिलीज आउट होता है तो वो कंडेंसिन प्रोटीन रिलीज आउट होने के साथ ही जो आपकी कॉम्पैक्टेड क्रोमोजोम स्ट्रक्चर था, यानी कि जो आपका मेटाफेज क्रोमोजोम स्ट्रक्चर था वो आपका फिर से न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है। ओके, क्लियर हुआ अब ये? यस सर। हेलो, क्लियर है सभी को ये? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोजोम मॉडल, इसके फोल्ड प्रोटीन और जो आपका मेटाफेज क्रोमोजोम स्ट्रक्चर है, इनसे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट है उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है आपका, कि कितना कॉम्पैक्ट आपका डीएनए हुआ इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसको देखेंगे। उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद फिर क्रोमोजोम स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग डीएनए एंड ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ओके ओके सर। सर ये एंट्रेंस का नोटिस है कोई, कब तक होगा? देखिए, एंट्रेंस का नोटिस इधर उधर की खबरों में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन अभी तक जो आप कौन सी एंट्रेंस की बात कर रही हो, बीयू का या फिर BHU बीएचयू का? बीएचयू की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इधर उधर की खबरों में मत जाइए, न्यूज़पेपर का काम है आपका न्यूज़ छापना, ठीक है, उसको तो पैसा बनाना है न्यूज़ से। ओके, तो जब तक रिलायबल सोर्स से आपको कुछ नहीं मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी बताएगी नहीं, ठीक है, बिना बताए यूनिवर्सिटी तो एग्जाम लेगी नहीं, ठीक है। और फॉर्म अगर आता है तो लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म फिल करने का, ठीक है। तो कब एग्जाम होगा बीएचयू का, इसके पीछे मत भागिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब पेपर होगा उसमें तहलका मचा के आ जाइएगा, ठीक है। अपने प्रिपरेशन पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग जो कल जो क्लास होगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे आगे जो यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग जो स्ट्रक्चर देखना है हम लोगों को, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन, प्रोटीन, इसके फोल्ड, कॉम्पैक्शन वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। ओके, कोई डाउट अभी तक के क्लास में किसी को? नो सर। ओके, ओके देन मिलते हैं हम लोग 10-15 मिनट में, ठीक है, इकोलॉजी की क्लास में। ओके, ओके।